कुछ ही देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे आसाराम। रेप केस में होगी पूछताछ। एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी। प्रियंका के चुनाव में प्रचार करने की खबर का कांग्रेस ने किया खंडन। अजय माकन बोले, दतिया की घटना से ध्यान बटाने की साजिश। दतिया हादसे में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 115। सरकार ने की चुनाव आयोग से 4 अफसरों को सस्पेंड करने की सिफारिश। जेल से 14 दिन और बाहर रहेंगे संजय दत्त। खराब सेहत को देखते हुए येरवड़ा जेल ने मंजूर की अर्जी। और कोलकाता में मां दुर्गा की विदाई का दिन। महिलाएं सिंदूर लगाकर दे रही हैं विदाई। नमस्कार, मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं जानो दुनिया। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां दतिया हादसे में लापरवाही को लेकर 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने की चुनाव आयोग से सिफारिश की गई है, जिसमें डीएम, एसपी, एसडीओ और एसडीएम शामिल हैं। बता दें कि पुल पर भगदड़ मचने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 115 हो गई है। हादसे में 100 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। चश्मदीदों से जानकारी मिल रही है कि रतनगढ़ माता मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालु जुटे थे, लेकिन इसके लिए सिर्फ 10 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। इससे पहले राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और कम घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सर बीच में कुछ लोग लड़ पड़े, मतलब उनकी कुछ शादी दब गए थे, तो उन लोगों ने बचाने के लिए उन्होंने दूसरों पर हमला किया, तो उन्होंने जवाब में उन लोगों ने हमला कर दिया। बस पब्लिक भड़क गई बहुत कस के। इतने पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी। पब्लिक ने कह दी पुल टूट गया, तो भगदड़ मच गई बहुत कस के। किसी को कोई मौका ही नहीं मिला बचने का। कुछ लोग तो नदी में कूदे। पुलिस वालों की ये सब पूरी गलती थी। उन्होंने पूरा ट्रैक्टर सब पुल पर लगवा दिए, सब अंदर तक ले जाने दी ट्रैक्टर। इस चक्कर में वो घटना घटी है। तो वहीं दतिया में हुए भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के चलते मामले पर कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि 2 महीने में जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इससे पहले शिवराज ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनसे उनका हाल जाना। कल जांच आयोग बन जाएगा और हम आग्रह करेंगे कि 2 महीने के अंदर वो जांच पूरी कर ले और ये सुनिश्चित करेंगे कि जांच पूरी होने के बाद 15 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए। और आइए अब सुनते हैं कल रतनगढ़ मंदिर पर लोगों ने क्या देखा। कुछ चश्मदीदों की जुबानी सुनकर जानने की कोशिश करते हैं कि हादसा आखिर कैसे हुआ होगा। पुलिस वाले ने डंडा बजाया तो जनता भैके मारे। कोई ट्रैक्टर पे वहां, कोई इधर से जो गार्डन लगी है पुल की नदी तरफ से, और फिर माने पैदल उनके ऊपर जनता चढ़ी। कोई भी कुचल के कोई पुल पे से गिरा है, कोई वापस से गिरा है, और चाहे जनता ने करा। और डंडा इधर से गला और जनता भयभीत डंडा के कारण हुआ है, जो पुलिस वाले ने डंडा दिया है। कल रात के 10 बजे के बाद ट्रैक्टर वाले 2 पुलिस की ड्यूटी थी, ट्रैक्टर थाने वाले की। उसने ट्रैक्टर निकाले 100 रुपया लेके हर ट्रैक्टर से। कम 200-300 ट्रैक्टर भेज दिए तो जाम लग गया। जाम लगने के बाद फिर सुबह 6 बजे पुलिस आई, 4 लोग। मैंने डंडा बजाया पीछे से, भगदड़ में लोग मारे गए, कहीं नदी में गिरे। हम लोगों को तो बहुत टेंशन थी, जब से ऐसा हादसा अभी तक नहीं देखा। हजारों में यहाँ पर, हजारों में मेरे सामने मैंने आंखों से देखा। हजारों यहाँ पर शमशान मच गया था, यहाँ जैसे कोई काल आ गया हो। नहीं, पुलिस की तो लाठी चार्ज इन्होंने पहले ही करी थी पुलिस वालों ने। बाद में जो है जिन लोगों ने जनता हावी हो गई तो फिर पुलिस वालों ने उनको मारे कछुए उनको। तो चश्मदीदों का साफ कहना है कि पुलिस वालों की गलती से यह हादसा हुआ। वहीं झांसी के सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने मध्य प्रदेश सरकार पर बुंदेलखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया है।
उन्होंने इस हादसे के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार की और स्थानीय प्रशासन की ये पूरी जिम्मेदारी थी कि जिस तरह से प्रतिवर्ष वहाँ लोग आते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए एक पूरा सुरक्षा कार्यक्रम वहाँ बनना चाहिए, लेकिन जानबूझ के ये लापरवाही की गई क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से बुंदेलखंड के प्रति और इन आस्था के केंद्रों के प्रति हमेशा उपेक्षा के भाव रखती है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कहा है कि हादसे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दतिया के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन श्रद्धालुओं की मौत हुई है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी परिस्थिति में भगवान उनके परिवार को सांत्वना दे, यह न कहकर दिग्विजय सिंह जी से आप केवल यही अपेक्षा रख सकते हैं कि वो ओछी राजनीति करते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं कुछ करते। कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के देश भर में चुनाव प्रचार करने वाली खबर का खंडन किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि दतिया हादसे से ध्यान बटाने के लिए मीडिया में इस तरह की खबरें फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका सिर्फ रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार करेंगी। वो पहले भी इन्हीं दो क्षेत्रों में प्रचार करती रही हैं। आप जब आप जिस तरीके से पूछते हैं तो आप भ्रम दोबारा से उसी तरीके से फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करिए। इससे ज्यादा कठोर शब्दों के अंदर मैं नहीं कह सकता हूं। जो अभी मैंने कहा, प्रियंका जी केवल अमेठी और रायबरेली का प्रचार करती हैं और इस प्रकार का इस समय के ऊपर केवल इस वजह से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार की नाकामी रही है उसकी चर्चा टेलीविजन चैनल्स पे ना करी जा सके। धन्यवाद। इससे पहले प्रियंका के देश भर में प्रचार करने की खबरें मीडिया में आने के बाद बीजेपी उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जता चुकी थी। परिवारवाद को पुष्टि देने वाले कांग्रेस की राजनीति में आज दूसरे और गांधी के बारे में आप बात कर रहे हैं और ये इसमें नयापन कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रियंका जी शायद उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव के समय में भी बहुत विस्तृत रूप में उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर चुकी है और उसका नतीजा हम सबको मालूम भी है। अहमदाबाद पुलिस कुछ ही देर में आसाराम के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट लैंड करने वाली है। आसाराम से रेप केस में पूछताछ की जाएगी। मामले में पुलिस को आसाराम की ट्रांजिट रिमांड शुक्रवार को ही मिल गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अब तक अहमदाबाद नहीं लाया जा सका था। आसाराम को पुलिस पुख्ता सुरक्षा के साथ लाया जा सके, इसलिए रविवार को अहमदाबाद पुलिस की एक और टीम जोधपुर गई थी। सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा रखा है। इनमें से आसाराम से जुड़ा मामला अहमदाबाद का है। इधर अहमदाबाद में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हम आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद अहमदाबाद पुलिस आसाराम को अहमदाबाद ला सकती है। दो बहनों ने कुछ ही दिन पहले आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। अहमदाबाद का मामला है। आसाराम से जुड़ा जो मामला है हम आपको बता दें कि वो अहमदाबाद का है। हम आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद से दूसरी टीम, पुलिस की दूसरी टीम जो है वो निकली है आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए और अब कुछ ही देर बाद आसाराम अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आसाराम कुछ ही देर बाद कह सकते हैं अहमदाबाद में मौजूद होंगे। आसाराम पहले ही जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। रेप का उन पे मामला दर्ज करवाया गया है। वो पहले से ही छेड़छाड़ का आरोप झेल रहे हैं और जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। और आसाराम को अब एक और दूसरे मामले में अहमदाबाद पुलिस अहमदाबाद ला रही है। उसके खिलाफ जो मतलब प्रेजुडिस क्रिएट करने के लिए एफिडेविट में बहुत सी गलत बातें लिखी है और इसलिए मैंने कोर्ट को कहा कि इट्स अ फॉर्ज एफिडेविट फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड दैट्स व्हाई रिप्लाई इज रिक्वायर्ड। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि कल मैटर रखी जाए और कल मैं इसका रिप्लाई देता हूं और शायद कल जो है हियरिंग होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।
हम आपको बता दें कि आसाराम को कुछ ही देर में अहमदाबाद लाया जाएगा। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर 2 बहनों ने रेप का मामला दर्ज कराया है। आसाराम से जुड़ा मामला जो है वो अहमदाबाद का है, इसलिए उन्हें अहमदाबाद पुलिस अहमदाबाद ला रही है जोधपुर से। अहमदाबाद आसाराम जो है वो पहले से ही एक केस में, एक लड़की से छेड़छाड़ के केस में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं, लेकिन जो अहमदाबाद पुलिस उन्हें अब थोड़ी ही देर में अहमदाबाद लाएगी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता विशाल मेहता से। जी विशाल, तो कितनी देर में आसाराम को अहमदाबाद पुलिस अहमदाबाद ला सकती है? खाली देखिए, जिस तरह से सुबह से ये लोग निकल चुके हैं, वहाँ से मंजूरी लेने के बाद ये लोग बॉम्बे गए थे। बॉम्बे एयरपोर्ट से वहाँ की फ्लाइट में वो लोग कनेक्टिंग फ्लाइट में अहमदाबाद आ रहे हैं। अहमदाबाद 6:10 का टाइम दिया गया है कि 6:10 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आसाराम को लाया जाएगा। उसी के मद्देनजर यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर सभी अधिकारी, सभी पुलिस डिपार्टमेंट के बड़ी टीम यहाँ पे तैनात कर दी गई है। यहाँ पे एक जॉइंट कमिश्नर, एक डीसीपी और 7 असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ कई सारे पीआई और पुलिस का बंदोबस्त कर दिया गया है। आसाराम जहाँ पे एक तरफ इसको यहाँ पे अहमदाबाद लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके सत्संगियों को और उसके साधकों का भी काफिला इतना ही बाहर जमा हुआ है और वो उसके आक्रोश में आ रहा है, जिसको कंट्रोल में करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर की तरफ भी पुलिस व्यवस्था इतनी ही तैनात की गई है। और यही एक मोटिव के साथ पुलिस आगे बढ़ रही है कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना बने कि जिसको लेके आसाराम को कुछ निकलने का मौका मिले या फिर कोई दुर्घटना बने। जी विशाल, यहाँ पहुंचने के बाद आसाराम को आखिर कहां ले जाया जाएगा? पुलिस उनसे कहां पूछताछ करेगी? खालिद, यहाँ आने के बाद आसाराम को स्पेशल कॉन्वे के अंदर गांधीनगर कोर्ट में ले जाया जाएगा। वहाँ पे वो स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने उनको मौजूद किया जाएगा। उसके साथ साथ एसआईटी की टीम भी उनके साथ उनकी पूछताछ की मांग करेगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए आसाराम के ऊपर नज़र रखी जाएगी और पुलिस उसकी पूछताछ के लिए रिमांड की जो मांग की है उसके ऊपर आगे की कार्यवाही करेगी। खालिद जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता विशाल मेहता जो हमें बता रहे थे कि आसाराम कुछ ही देर बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे। एसआईटी की स्पेशल टीम उनसे पूछताछ करेगी। कुछ ही देर में आसाराम अहमदाबाद में होंगे। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। Open the door to some of the best holiday destination in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. क्या आप मानसिक तनाव से ग्रस्त या दाम्पत्य जीवन से परेशान हैं? क्या आप अपने संतान की करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्ज और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या आप ये जानते हैं इन सभी समस्याओं का कारण वास्तु दोष हो सकता है? आपकी इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए देखिए जानो वास्तुशास्त्र धीरेन शाह के साथ हर शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। जुर्म की काली दुनिया में घात लगाए बैठे हैं कई गुनहगार। उनके निशाने पर है पूरी कायनात। उनके अंजाम दिए कई अपराध अब भी सुलझने बाकी है, लेकिन अब शातिरों की जमात का एक भी शोहदा बच नहीं सकेगा। अब हम भेदेंगे हर अपराध का चक्रव्यूह। देखिए चक्रव्यूह हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फोरम को इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको वहां टू द फर्दर हाइट्स। द फर्स्ट इज एनहेंसिंग द लेवल ऑफ हार्मनी। डेमोक्रेसी लाइव्स इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। महात्मा गांधी हैड सेड दैट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स change of the heart. It requires the spirit of. With that in mind, we decided to reward
those local self-government which have unanimous elections. The experience is very good. There are a number of villages where elections are held as a celebration. There are no bitter fights. At many such places, all the members of local bodies are women who get elected unanimously. The second area is enhancing the level of participation. And for that I will say that we had to move ahead from mere representation to participation. Today when we are talking about the democracy, mainly we are focusing on the representative democracy. In future we'll have to discuss about the participatory democracy. And that's why I say the representation through participation. In Gujarat, we have made programs where people's participation is the key. Especially in social sector, like education, health, agriculture, we undertake annual drives. In all these drives, one hand, we engage the entire political leadership and administrative machinery, and on the other, we involve people from all walks of life. Similarly, in drinking water, we have given the local management to village level committees of people. This initiative under the banner of WASMO institution has got Public Service Award of the UN. In fact, now this WASMO institution has become a mass movement. The third is enhancing the level of information. The present age is an age of information. Governments cannot be kept and run from secret files. The time has gone. With this in mind, we have laid a robust broadband connectivity up to the villages. Our optical fiber network is the biggest in Asia. With the help of this, government and the people are able to exchange information on a real-time basis. Our policy formulation is also result of wide consultation with the people. We put the draft policies online for people to view and give inputs. And this shows the transparency. A policy thus evolved is owned by the government and also by the people. This helps in the process of implementation. The result is that even a common man knows that we are a policy-driven state. And in democracy, this is the fundamental. The state must be a policy-driven. The fourth is enhancing the level of institutionalization. Friends, ideas have limited life. But when they are given the shape of institutions, when ideas get the support of institutions, they live longer. A democracy stands upon its institutions. तो ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वॉशिंगटन में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की खूबियों को लोगों को गिनाते हुए लोकतंत्र की खूबियों के बारे में बता रहे थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र लोगों के दिलों में बसता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अयोध्या में वीएचपी की संकल्प सभा पर प्रतिबंध और सुरक्षा संबंधी बैठक की चिट्ठी का गलत मजमून लिखने का यूपी के होम सेक्रेटरी सर्वेश चंद्र मिश्र को खामियाजा भुगतना पड़ा है। आईएएस अधिकारी सर्वेश चंद्र मिश्र को पहले गृह सचिव के पद से हटाया गया और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मसले को लेकर जिस तरह से अखिलेश सरकार की किरकिरी हुई, उससे कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि सस्पेंशन के दौरान वे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से जुड़े रहेंगे। कांड में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, उधर के तरफ से ध्यान डाइवर्ट हो सके और उसी आधार पर ये चिट्ठी बनाई गई और ये बहाना बना करके कि मिसप्रिंट हो गया, ये ड्राफ्ट उसको देखा नहीं, इस प्रकार की बात कह करके और एक अधिकारी को दंडित करना, उसे सस्पेंड करना, ये तो स्वयं बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। जबकि सरकार ने स्वयं कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई से सटे कल्याण में एक ही परिवार के 3 लोगों की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। वारदात से पहले पुलिस कंट्रोल रूम में हमले की खबर मिल गई थी, लेकिन पुलिस एड्रेस ढूंढती रही और तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। कल्याण पश्चिम में आगरा रोड परिसर में ये वही मयूरेश अपार्टमेंट है, जिसकी 4थी मंजिल पर बीती रात ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई। 16 नंबर के फ्लैट में रहने वाले ज्ञानेश्वर वानखेड़े, उसके पिता सुभाष और मां प्रमोदनी की पुलिस को लाशें मिली हैं। बताया जाता है कि जब हमलावर वारदात को अंजाम दे रहे थे तब तीनों में से किसी एक ने पुलिस कंट्रोल रूम में खबर दे दी थी, लेकिन पुलिस एड्रेस लेकर भटकती रही और जब तक घटना स्थल पर पहुंची तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बाजारपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मयूरेश सोसाइटी में 4th फ्लोर पे ज्ञानेश्वर वानखेड़े, ये 29 वर्षीय आदमी और उसके माता पिता, इन तीनों की जो है संदिग्ध अवस्था में जो है बॉडी पाई गई है। इस वारदात को बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया। हमलावरों ने तीनों के हाथ पैर बांधकर तीनों की हत्या की। ज्ञानेश्वर के मुंह पर प्लास्टिक की थैली बांधकर गैस सिलेंडर से गैस छोड़कर उसका दम घोटा गया। हमलावर कौन थे और उनकी संख्या कितनी थी, हत्या के पीछे उनका मकसद क्या था, ये सब जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये ज्ञानेश्वर जो है किसी गैस का, जो गैस सिलेंडर से गैस का पाइप छोड़ के वो गैस इनहेल करने से उसकी मृत्यु हो गई है। ये क्या प्रकार है, कैसे हुआ है, इसमें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस मौके पर करीब 20 मिनट देरी से पहुंची और इसी बीच ये पूरी वारदात हुई। अब पुलिस सुराग जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। जोधपुर से विदेशी सैलानियों को लेकर पुष्कर जा रही बस सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बस में सवार सभी पर्यटक फ्रांस के रहने वाले हैं और जोधपुर से एक भारतीय गाइड के साथ पुष्कर के लिए निकल रहे थे। तभी डीएसपी चौराहे पर सैलानियों की बस दूसरी बस से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि यात्री बस से उछलकर बाहर निकल गए। और अब जानो दुनिया क्विज में वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल है, इनमें से किस संस्था का प्रतीक चिन्ह एक विशाल पांडा है? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बी यूनिसेफ, सी ग्रीन पीस या डी आसियान। अपना जवाब जेडी स्पेस क्विज स्पेस ए बी सी या डी लिखकर आप हमें 56767 पर एसएमएस करें। सही जवाब देने वाले एक लकी विजेता को मिलेगा जानो दुनिया की ओर से एक गिफ्ट वाउचर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी खबरों पर अपनी राय आप हमें feedback@janodunia.tv पर मेल कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमें www.janodunia.tv, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फोन से संपर्क करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 200 1188।